नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत करते हैं द अभिषेक तिवारी शो से अभिषेक जी का। अभिषेक जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम। जय जय श्री राम। चुनाव लड़ा गया पार्टियों द्वारा, जनता ने मतदान किया, फिर 4 को रिजल्ट आया, शपथ ग्रहण हुआ, सरकार काम कर रही है, 5 कैबिनेट डिसीजन भी ले लिए गए और 7 और ताबड़तोड़ फैसले गौ रक्षा से लेके बाड़बंदी से लेके महिलाओं की शोषण वाली फाइलें उनको रीओपन, ये सब काम है और शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम बंगाल में अपना काम कर रही है। लेकिन तृणमूल जो कि सत्ता से बाहर हो गई वो भी काम कर रही है और अब वो काम ये है कि कल्याण बनर्जी और उनकी पूरी टीम एक याचिका लेके पहुंची सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ये कहा साहब 31 ऐसी सीटें हैं जहां तृणमूल यानी हम हारे हैं और हार में एक जगह तो 800 कुछ वोटों से हम हारे हैं और वहां पर ऑन एवरेज 5000 नाम जो है वो एसआईआर के दौरान काट दिए। तो हजूर माई बाप सीजीआई साहब, आपने पिछली बार ये कहा था कि जहां हार का अंतर काटे गए नामों से कम होगा, मतलब तो वहां के मामले को हम दोबारा सुनने का कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या करना है। लेकिन ये वही सीजीआई साहब हैं जिन्होंने 90% जब वोटिंग हुई, 93% बाद में टोटल गई वो, तो सीजीआई साहब प्रसन्न थे और न सिर्फ प्रसन्न थे बल्कि अपनी प्रसन्नता का उन्होंने सार्वजनिक रूप से इजहार भी किया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल के सामने ये कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि एसआईआर अच्छे से हुआ और इतनी बम्पर वोटिंग हुई है। अब आपको क्या लगता है कि ये अदालती चक्कर से तृणमूल कुछ हासिल कर पाएगी? इसका क्या इम्पैक्ट है? क्यों महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए हो जाती है इस पर करना कि खुद सीजीआई ने कहा था कि हम बाद में देखेंगे। कल सीजीआई ने हालांकि कोई फैसला नहीं लिया और कहा कि पहले तो आपको इसके लिए चुनाव आयोग के पास शिकायत करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर फिर भी आपको लगता है और हमने कह लिया है तो उसी लाइन को आपने पकड़ लिया तो एक नई फ्रेश याचिका लेके आइए। तो कुल मिला के ये है कि उनको कहा कि लव लेटर दोबारा लिखिए। कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आज से अगर मैं ठीक हूं तो 1.5 महीने पहले इसी प्रारब्ध चैनल पर मैं और आप चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने कॉमन सब्जेक्ट चलाया जिसमें मैंने कहा कि लो लग गया राष्ट्रपति शासन। और हिट बहुत पॉपुलर वीडियो हुआ, लोगों को समझ में आया कि हम जिस संदर्भ में कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ऑब्जर्वर और ये सारा चीज नियुक्त करके ममता बनर्जी के साथ हाथ से सारा पावर खींच के लिटरली सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और ममता बनर्जी ने खुद बोला किससे अच्छा तो राष्ट्रपति शासन लग गया होता। लेकिन खैर सर, आपने कहीं आज तक सुना है कि 9 महीने के बाद बच्चा जब पैदा हो जाए तो किसी वैज्ञानिक ने वापस उसको गर्भस्थल में डाल दिया हो, गर्भाशय में डाल दिया हो? सुना है कहीं? तो सर 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, सरकार बन चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देखेंगे। ये नहीं कहा था कि चुनाव करवा देंगे, ये कर देंगे। वो देख चुका है कि कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। और रही बात कल्याण बनर्जी के ये ले जाने की, याचिका देने की, वो उनका अधिकार है। वो 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार डांट खाना चाहते हैं जा सकते हैं, किंतु होगा कुछ नहीं। 800 वोटों से तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी जीती, बिहार में भी जीती। बीजेपी ही क्या, अन्य पार्टी के लोग भी जीते। कम मार्जिन से चुनाव में हार जीत होना इस बात की गारंटी थोड़ी ना है कि बांग्लादेशी होते तो हम जीत जाते। मैं घुमा फिरा के कान नहीं पकड़ता सर, सीधा पकड़ूंगा और कस के पकड़ूंगा। एसआईआर का पवित्रीकरण आप कहते हैं, किस लिए पवित्रीकरण? शुद्धिकरण आप शब्द का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि शुद्धिकरण इस मायने में कि कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इजरायली, यूनानी, ईरानी, कोई भी XYZ जो देश का नहीं है, भारत देश का नहीं रहने वाला, चलिए अमेरिकन और ब्रिटिश को भी जोड़ लेते हैं, थोड़ा सेकुलर सुनने में लगेगा, कोई भी विदेशी आदमी वोट न कर सके, सिंपल। लेकिन कल्याण बनर्जी के कहने का मतलब ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या का वोट अगर नहीं कटा होता तो हम चुनाव जीत जाते। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों?
नहीं देंगे भाई वोट का अधिकार, सिंपल सी बात है। और अब तो 45 दिन के अंदर फेंसिंग वेंसिंग लगाने की बात कह दी, और जिस प्रकार के शुभेंदु अधिकारी ने जिन्हें रोड मैप दिया है, स्टेट रोड मैप जो दिया है, उसके बाद तो अब कहानी ये है कि तृणमूल कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगी। वो सरकार वापस आएगी ये तो भूल जाइए, आप अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अगले 1-1.5 साल में सरवाइव करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये देख लीजिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर दर्शक कुछ पैनिक हो रहे हैं तो पैनिक होने की आवश्यकता है। मैं आपको पहले ही आदेश बता देता हूं, लौटा दिया जाएगा। बोला कि हम देख चुके हैं, सारा एसआईआर वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आई है। 45 दिन तक आपको अधिकार है कि आप वीवीपैट से मिलान करवा लो, नाम से मिलान करवा लो, जैसे मिलान करवाना है करवा लो। तो इस पर ये नहीं जा रहे हैं। आप चालाकी देखिए, इनको भी पता है कि वोट तो साला मिला नहीं है, तो कह रहे हैं कि एसआईआर गलत हुआ। तो सर एसआईआर गलत हुआ, उसको लेकर के भी कंप्लेन करने का टाइम लोग को मिला था, अपना सही डॉक्यूमेंट देने का टाइम लोग को मिला था। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा कि इतने में कम से कम इतने लाख कटे, 1000 लोग तो सामने आते कि हुजूर मेरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, गलत नाम काट। मैं 27 लाख में 1-2 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1000 आते और कहते कि ना हमारा एकदम डॉक्यूमेंट सही है। रिपब्लिक भारत ने ऑन कैमरा एक ऐसा वोटर लिस्ट एक्सपोज किया था कि एक महिला के 18 महीने के अंदर 6 बेटे पैदा हो गए, जिसमें हिंदू भी बेटा पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, लड़का भी लड़की भी। विज्ञान को मात देने की जो प्रक्रिया है टीएमसी के वोटर लिस्ट में ऐड कराने की, वो नहीं चल पाया। ये तो असली गंगा जमनी टोटी निकल गई गंगा भाई। जमनी तहजीब था, मतलब एक मुझे याद है कि कोई साजन भी हुआ, कोई रूबिका भी हुई, एक सुदेश भी हुआ, कोई दत्ता नाम करके। लेकिन कमाल ये कि 18 महीने में 6 बच्चे पैदा कर दी, 3 महीने का एवरेज लगा करके। अच्छा वो जिसकी मां थी वो भी साला फर्जी, यानी पूरा फर्जीवाड़ा। तो यही तो वोट कटा है। एक वोटर के 47 जगह वोटर आईडी कार्ड थे, और ये दुर्गापुर की घटना है या वर्धमान की घटना है। तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम कटा है। अब 47 जगह की जगह एक जगह हो गया। तो संविधान, मुझे नहीं लगता, कहीं मैंने पढ़ा है तो ये बताया है कि अगर आप 47 जगह वोटर आईडी कार्ड बनवा लें तो आपको अधिकार मिल जाता है वोट करने का। टीएमसी को फैक्ट चेक करना पड़ेगा। देखिए टीएमसी को डरना शुरू करना चाहिए। अभी तो हिंदुत्व का वाइब्रेशन शुरू हुआ है, मैं तो बवंडर देख रहा हूं उठते हुए। बाकी जो है वो तो अभिषेक बनर्जी के ट्वीट से पता चल ही गया। लेकिन मेरी आंखें बंद है, पहली बार मैं धृतराष्ट्र बना हुआ हूं, मैं क्यों कुछ बोलूं, क्योंकि 2021 में भी मैं चिल्ला रहा था तो लोग नहीं बोल रहे थे। अच्छा 2021 का जिक्र आपने कर ही दिया, तो 2021 में इन्हीं शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी खुद ही मात्र 1970 वोट से हारी थी। लेकिन चूंकि सरकार उनकी बन गई, मुख्यमंत्री वो बन गई, तो फिर वहां मुकदमेबाजी नहीं हुई कि इतने कम अंतर से हमको शुभेंदु अधिकारी ने क्यों हरा दिया। तो ये एक दोगलापन, नैतिक दोगलापन, पॉलिटिकल दोगलापन तो ये साफ दिखाई देता है। लेकिन एक उपलब्धि तो इस याचिका से हासिल हो जाती है चुनाव आयोग को, और आइए बधाई दे दिया जाए कि साहब ईवीएम सही निकली, ये तृणमूल ने ऑफिशियली मान लिया और ये माना कि एसआईआर ने हमको हराया। तो ये जो आपस में राहुल गांधी वोट चोरी, फलाने वोट चोरी, अब जरा विपक्ष पर बात करते हैं। देखिए जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो हम लोगों ने लगातार बात की कि राहुल भैया ने काम लगा दिया तेजस्वी यादव का। उसके बाद हम लोग लगातार कहते रहे कि अरे ममता दीदी अगला नंबर आपका है, आप जरा बचिएगा। अखिलेश यादव का अब अगला नंबर है, क्योंकि अब तो भैया 1 साल रह गए हैं यूपी के चुनाव में। राहुल गांधी की इस राजनीति को इस देश की क्षेत्रीय पार्टियां क्यों नहीं समझ पा रही हैं कि जब तक राहुल की कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को खा पी के डकारेगी नहीं, तब तक कांग्रेस का काम नहीं बनेगा।
तो दुश्मन नंबर 1 तो कांग्रेस है विपक्ष का, या वो समझ रही है इसीलिए इंडी भिंडी अलायंस कभी बनता है कभी नहीं बनता है, खाली मोदी के सामने जो है एक नजर आते हैं और उसके बाद फिर बिखरे हुए। ये राजनीति कहाँ लेके जा रही है विपक्ष को? सर मुझे लगता है कि संभवतः आपने 2-3 दिनों से बिहार का न्यूज़ फ़ॉलो नहीं किया होगा व्यस्तता के कारण, क्योंकि मल्टीपल टीम है और एक साथ कितना फ़ॉलो करेंगे। तेजस्वी यादव ने तो बोल दिया कि कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दल आगे बढ़ भी नहीं सकते और कांग्रेस मुख्य दल के रूप में अब है नहीं। तेजस्वी यादव ने तो बोल दिया, अखिलेश यादव को भी नसीहत दे दी। अब एक थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट बनता रहता है। फ्रंट बनाने की बात हो रही है कि ममता दीदी आप लीड करो। नहीं, एक और इसी में अपडेट जोड़ देता हूं। उधर बंगाल में लेफ्ट ने कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी तृणमूल के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, न प्री पोल न पोस्ट पोल, चाहे सेंटर की चाहे विधानसभा। अपना रिवाइवल कोई भी पार्टी क्यों अपने हाथों से बर्बाद करेगा, ये बताइए। आपने, अब चूंकि आपने टोक दिया तो मैं बता दूं, आपने उनका पार्टी ऑफिस बंद कर दिया, आपने उनके लोगों को मारा पीटा बर्बाद किया। अब लेफ्ट को अच्छे तरह से पता है मेरा तो फिर भी कुछ कैडर बचा हुआ है जो लॉयल है, इनका तो ये 1 साल में बचेंगे नहीं, क्योंकि शुभेंदु ने जैसे ही सारी इकाइयां वगैरह भंग की और ये सब नई इकाई बनाएगा, उसमें टीएमसी के तो जगह मिलेगा नहीं। लेकिन जो कुछ भी इस वक्त बंगाल में हो रहा है, सफाईकरण, स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, वो होना चाहिए था, ठीक चल रहा है। तो इसके बाद अभी पिछला जो कारपोरेशन के चुनाव हुए उसमें साक्षात गुंडई थी, सब टीएमसी वाले जीते, इस बार सब हारेंगे। इसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे और यहां से लेफ्ट के लिए जगह बनेगी। बीजेपी भी जीतेगी, बड़ा नंबर जीतेगी, टीएमसी साफ होगी, लेकिन लेफ्ट जैसे रिवाइव करेगा तो ये जो 27%, 25% बपौती मुसलमान वोट है, ये टीएमसी को जाएगा या लेफ्ट को जाएगा? और जिसके पास जाएगा वो मोदी के सामने विपक्ष के रूप में खड़ा होगा। ये तो सीधी सी बात है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बताइए सर कि लेफ्ट उसके साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करे, जब वो विधानसभा में इस बार 60, 70, 80 सीटें भविष्य में जीत सकता है, तो 50 सीटों पे समझौता करके 10 सीट भी न जीते और अपने आप को बर्बाद क्यों करे? अपॉर्चुनिटी तो कांग्रेस के लिए भी खुल गई है, कांग्रेस भी राइज कर सकती है। तो अब बंगाल के अंदर विपक्ष के अंदर बराबर क्षमता है कि वो लेफ्ट के भी राइज करे, कांग्रेस भी राइज करे। टीएमसी अगर बच सकती है तो बच जाए, लेकिन संभावना नहीं है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 साल बाद 2028 तक उनका डेडलाइन है, इसके बाद टीएमसी बचेगी नहीं। सो बीजेपी 2029 के लिए बीजेपी के पास एक नया चीज है। दुनिया को यह मैसेज चला गया कि भैया 2029 में भी मोदी आएगा, यूपी में 30 सीट भी आएगा, तब भी आएगा, और इस बार मेजोरिटी के साथ आएगा, क्योंकि बंगाल में वो 30 सीट लेके आएगा, 20 सीट वहां बढ़ेगा, अन्य जगहों पे भी बढ़ाएगा। अब मैं नहीं मानता कि यूपी में 30 सीट आएगा। जो पैटर्न दिख रहा है मुझे, बिहार में 200 सीट, एवरेज अगर कैलकुलेशन कीजिए तो महाराष्ट्र में 200 सीट तो आया ही। अगर लेकिन असम का भी हम नंबर जोड़े और एवरेज अगर रखते हैं उसी सीटों के बराबर जो बिहार में है जिस हिसाब से, या फिर महाराष्ट्र में है, तो असम में भी वही नंबर है, 200 का ही पकड़ लीजिए, क्योंकि असम का स्ट्राइक रेट तो सबसे शानदार है। बंगाल में भी 200 सीट। ये कब हुआ है? हरियाणा की जीत को भी हम ले लेते हैं, लेकिन ये हुआ कब है? जब बीजेपी 240 पर आ गई और सभी एक्सपर्ट ने कहा कि अब मोदी का करिश्मा खत्म। उसके बाद जनता ने बोला कि देखो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, 400 नारे के पार के मतलब मोदी जी थोड़े उदास क्या हुए, हम विचलित हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि सालों तुम्हारे साथ खड़े हुए, हम थोड़ा सा उदासीन हो गए थे। लोकसभा में बोला 400 तो आ ही रहा है ना, हम वोट देंगे तो 300 आएगा, लेकिन इतना कम हो जाएगा हमने नहीं सोचा था। अब मौका नहीं देंगे, तो अब मोदी जो है विपक्ष को मौका नहीं देगा, इसमें तय मानिए। तो जो स्थितियां बन रही है, जिस प्रकार का अभी कांग्रेस साउथ साउथ खेल रहे हैं, ठीक है, वो साउथ पर फोकस है कि साउथ की जितनी सीटें हैं उसमें मैक्सिमम सीटें हम कांग्रेस जीत सकती है या कांग्रेस अलायंस जीत सकती है क्या? देखिए, मिथ यहीं से शुरू होता है। जब आप भ्रमित हो जाते हैं ना,
आपने पूरा नॉर्दर्न बेल्ट छोड़ दिया। 122 सीट 24 सीट पर फोकस कर रहे हैं। मान लीजिए आपके अलायंस को इसमें 60-70 सीट आ भी गया आपके अलायंस को, तो आपका क्या भला होगा? 5 विधायक लेकर के आप तमिलनाडु में गए हैं, आपको लगता है कि लोकसभा में टीवी के आपको 10 सीट पर लड़ने दे देगा? इस बार लड़ने नहीं देगा, और डीएमके से आपने दुश्मनी मोल नहीं ली। जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो बंगाल की चर्चा में है ये, लेकिन मैं एक तमिलनाडु का अपडेट दे दूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। एआईएडीएमके के 38 विधायक किसी भी दिन विजय के शरणम गच्छामी हो सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस का जो लाइबिलिटी है वो भी टीवी के पास से खत्म हो जाएगा, और टीवी के हो जाएगा मोदी शरणम गच्छामी। वो क्यों होगा? क्योंकि पैसे चाहिए। 11 लाख करोड़ का डेट छोड़ के गए हैं। डेट छोड़ के, यस यस। कहां से आएगा पैसा? तो ये बात भी है। तो लोग समझ नहीं रहे हैं कि जहां पॉलिटिकल गेम जा रहा है वहां एक थर्ड फोर्थ फ्रंट बने तो फिर भी। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अगर मोदी को रोकना है तो आपको अल्टरनेट कांग्रेस का विकल्प मध्य प्रदेश में, राजस्थान में खड़ा करना होगा, कोई क्षेत्रीय दल के रूप में जिसके पास कुछ अपना विजन हो, कुछ करे। कांग्रेस के बूते का नहीं है जिस तरफ कांग्रेस जा रही है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में फिर भी थोड़ा बहुत फाइट हो जाएगा इस बार, क्योंकि बीजेपी की अपनी मिस्टेक्स हैं, गलतियां, उस पर हम नहीं जा रहे। लेकिन संघ का क्या है ना, और बीजेपी का कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी करता है। यस। और कांग्रेस के साथ मुश्किल यही है कि वो कोर्स करेक्शन ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो क्यों बीजेपी जीत रही है यही नहीं समझ में आ रहा है। जो समझदार है वो समझ गया। अखिलेश यादव बंगाल चुनाव के अगले ही दिन हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और अखिलेश यादव ही नहीं, वो जो सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं लगाती थी उनकी मेहरारू भी पढ़ने लगी। और वही नहीं, शिवपाल चचा भी पढ़ बैठे और पूरी समाजवादी पार्टी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे तो भैया, भूत और पिशाच निकट नहीं आएगा ना, महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी तो निकट आएंगे। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज बंगाल के हवाले से मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐड कर दूं। आपने एक बात कही कि लेफ्ट जो है वो मजबूत होगा। अगर लेफ्ट मजबूत होता है तो एक फैक्ट ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज जो मतदान प्रतिशत है, जो कि अब 40 प्लस हो गया है, पहले 36 था, ये 99% वोट कभी लेफ्ट का ही हुआ करता था जो बीजेपी के पास आया। लेकिन 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 लेफ्ट मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि ये वोट शेयर उस तरफ शिफ्ट होगा। कारण ना। ये कि जब से 2011 में वो इसके पास आया है तब से लगातार बना है, हार के बावजूद बना रहा, लोकसभा विधानसभा सब में। आपने ही उसका उत्तर भी दे दिया कि फिर लेफ्ट मजबूत कैसे होगा। हरे रंग से लेफ्ट मजबूत होगा, इसलिए कि हरे रंग को हमेशा भाजपा को रोकना होता है दर्शकों। इसलिए अभिषेक जी ने ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया। मुझे लगा कि ये एंगल मैं इसमें जरूर डाल दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को चिंता हो कि साहब लेफ्ट का ही तो वोट आया था, अगर वो खिसका तो फिर बीजेपी कहाँ जाएगी, है ना, लेफ्ट कैसे मजबूत होगा। इसको ये भी समझना है कि अब पश्चिम बंगाल जो है सिर्फ लेफ्ट नहीं रह गया। पश्चिम बंगाल का हिंदुत्व का मॉडल जो अरविंदो घोष जी का था, बंगाल उसको अब मैच कर रहा है। आप समझिए, बंगाल पुरानी संस्कृति को रिक्लेम कर रहा है। लोगों को ये अगर लग रहा होगा ना कि ये हिंदुत्व का मॉडल, अरे भाई ये तो 1917 वगैरह में ये स्टालिन और ये लोगों का प्रभाव, रशियंस का प्रभाव आ गया, शुरू हो गया और उस कारण चलने लगा। बंगाल लेफ्ट, हम लेफ्ट हैं। लेकिन बंगाल अब हिंदुत्व की राह पर है। आपने सुना नहीं, आज तक भारत में जो नहीं हुआ वो बंगाल में हुआ है। बंगाल के मंदिरों में नारे लग रहे हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई। यस यस। बंगाल फिर से नई राह दिखा रहा है भारत को। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, इसकी ग्रेविटी को समझिए। जिसको आपने सदियों तक, पिछले 70 सालों में जातियों में तोड़ने का काम किया, मैकॉनले से लेकर के मैक्स मूलर ने, उन सबको बंगाल एक अलग रोटी पर पलट के कह रहा है कि ना, हिंदू हिंदू भाई भाई सर्वाइवल का तरीका। एक्चुअली में बंगाल, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश सभी कास्ट लाइन पर विभाजित स्टेट को लाइन दिखा रहा है कि हिंदू 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 भाई भाई बोलोगे तो सरवाइव करोगे।
बंगाल के हिंदुत्व के मॉडल को बहुत सीरियसली विपक्ष, बहुत सीरियसली, क्योंकि बंगाल में अभी हिंदुत्व का बवंडर उठा है। ये बवंडर किसको अपने लपेटे में लेके उड़ाएगा, किसको किसको, ये अभी 6-7 महीने में उत्तर मिलेगा। 6-7 महीने में तब तक उत्तर प्रदेश वाली बिसात भी जो है वो सज जाएगी, और बटोगे तो कटोगे, जिसका जवाब बंगाल ने दिया। आप कह रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, तो यहाँ पर भी पीडीए के सामने जो है वो पीडीए का ही तेल निकालने के लिए 6 मंत्रियों, जिसमें 2 को प्रमोशन दिया और 4 नए इंडक्ट हुए हैं, और उससे अब साफ दिखाई दे रहा है कि जिस 2024 की उस असामान्य सफलता को परमानेंट मान बैठे थे अखिलेश यादव, तो वो बिसात यहाँ सज रही है, और अंततः हिंदू एकीकरण वो विस्तार ले रहा है। और उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन सी हो सकती है? बंगाल चुनाव ने क्या उत्तर प्रदेश 2027 का टोन भी सेट कर दिया है। चलते चलते जरा इस पर भी बात हो जाए, फिर अलग से एक दिन बात करेंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश पर तो अब पूरे साल आपको बात करना है, क्योंकि हम रिलैक्स नहीं हो सकते। मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, प्रारब्ध चैनल हो, अभिषेक तिवारी शो हो, हमको रेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। अगर हमारे पास क्षमता है, हमारे पास सामाजिक परिवार के एक सदस्यों की ठीक ठाक संख्या है, तो ये सतत लड़ाई है, और इस लड़ाई में कम से कम आपको 2032-33 तक आहुति देना पड़ेगा। ना आपको रेस्ट करने दूंगा, ना मैं करूंगा, और ना किसी को करने दूंगा। उसका कारण है मेरे पास। ठीक है। ये लड़ाई का हम आखिरी चरण में पहुंचे हैं। ये जो 5 साल है बड़े क्रूशियल है, और उसमें उत्तर प्रदेश जैसे सर एक युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, हेमराज कभी पराजित नहीं। उनके एक मंत्री ने सलाह दी कि उनके पास तीरंदाजों की एक बड़ी श्रृंखला है, आप हाथी पर लड़के युद्ध मत कीजिए। ये बात और है कि घोड़े डरते हैं, लेकिन उनके पास तीरंदाज। हेमू ने कहा कि नहीं नहीं, ये क्या अकबर और बैरम खान है, इन लोगों को तो हम लोग कुचल देंगे पांव से। सब इतनी लड़ाइयां जीत चुका हूं, ये इन लोगों का कुछ नहीं है। और वो 90% लड़ाई जब जीत चुके थे, तो एक तुक्के में लगा हुआ तीर उनकी आंखों में धंसा और वो गिर गए हाथी से, और भारत का भविष्य बदल गया। तो हमें हेमराज नहीं बनना, सीखना है इतिहास से। हेमू नहीं बनना, बहुत महान योद्धा है, किंतु हमें गलतियों से सीखना। 2024 का वो जो फ्लूक हुआ ना अखिलेश यादव के साथ, उस फ्लूक को फ्लूक ही बनाना है हमको। तो बिहार ने अगर 200 दिया तो कम से कम 330 सीट यूपी को देना है, ये एवरेज मान के हमको चलना है। और आएगा नहीं, इसको लड़के लाना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। यूपी की लड़ाई इस बार असाधारण है। पहली बार योगी जी और मोदी जी दोनों का टेस्ट होने वाला है। कुछ अपनी गलतियां भी रही है, कुछ समय और हालात भी ऐसे थे, किंतु उन सबको भूल के आगे निकलना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल कहा कि बंगाल ने यूपी के लिए राह तो दिखाई है, किंतु उस पथरीली राह पर चलना तो हमको और आपको ही। बिल्कुल बिल्कुल। न सिर्फ दर्शकों, हम लोग गिलहरी प्रयास तो अपना जारी ही रखेंगे, लेकिन ये अभिषेक ने अभी जो बात कही है ना, ये सब पर लागू होती है। ये हम सब पर लागू होती है, आप पर लागू होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लिस्ट हमारी लंबी होती है। लिस्ट तो हमारी 2014 से दिल्ली के सामने भी तैयार है, 2017 से हमारी लिस्ट उत्तर प्रदेश के लिए भी तैयार है। क्या बिहार के पास लिस्ट नहीं थी? और बंगाल की लिस्ट और बंगाल का दुख, आप सोचिए, जब सब कुछ ठीक होता है तब अगर घर के पर्दे बदले जाएं और घर का रंग रोशन हो तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जब घर में दुख पसरा हो, बंगाल ने ऐसे समय अपने घर का रंग रोशन किया है। इसलिए बंगाल की इस क्रांति को सलाम रहेगा। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बाकी नॉर्थ इंडिया के प्रदेश हो, वहां पर हम सबकी कोलेक्टिव जिम्मेदारी है। आप अलग नहीं है। आप केवल ये वीडियो देख के आगे बढ़ जाएं, हम आपको ये भी नहीं करने देंगे। आपको अपनी नागरिक जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। अभिषेक भाई, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आपको लग रहा हो कि पिछले 24-25 मिनट से हमने और अभिषेक ने कुछ सार्थक बात की है, तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। और जिस तरीके से आप प्रारब्ध को स्नेह दे रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो, बिल्कुल वहां भी आप लगातार जाते रहिए और जाते ही रहे हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे कॉमन हैं, एक दूसरे
के चैनलों को देखते रहते हैं। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और अभिषेक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।